नमस्कार, टैक्स गुरु में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको पता है ना कौन सा महीना है? जी हाँ, जून का महीना है और इस बार जून का महीना थोड़ा सा जटिल है। ये क्यों जटिल है और इस जटिलता से कैसे निपटें और टैक्स पेयर्स को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इस खास शो में। और हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। क्योंकि शरद कोहली साहब हैं तो मान के चलिए जवाब काफ़ी सरल होगा और रोचक तरीके से होगा। इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, टैक्स गुरु के बाकी चीज़ों को शुरू करें, बता दूं कि आखिर अगले आधे घंटे तक ये शो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इस शो में हम बताने वाले हैं 30 जून तक आपको निपटाने होंगे रिटर्न फाइलिंग से लेकर आधार पैन लिंकिंग तक समेत 8 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान। नील जीएसटी कारोबारियों की लेट फी माफ, आप रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा इन कारोबारियों को। अगर लॉकडाउन के दौरान आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो गया एक्सपायर और आप नहीं कर पाए रेन्यू, तो भी क्या फाइल कर पाएंगे जीएसटी रिटर्न। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि शो की शुरुआत में आपको बताया था मैंने, वह है जून का महीना। इस बार सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया था टैक्स फाइलिंग के नियमों को लेकर के। तो सबसे पहले कोहली साहब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार जून के महीना क्यों ज्यादा जरूरी है बाकी साल के जून के महीनों से टैक्स पेयर के लिहाज से। जो बहुत मशहूर पैन और आधार की जो आपस में, मैं ना उसको लक्ष्मण आपस में शादी कहता हूं, लिंकिंग बोलते हैं। वो लिंकिंग, वो शादी 8 बार टल चुकी है। उसकी 30 जून अब अगली लास्ट डेट है। तो साहब मत भूलिए 30 जून तक अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट जो आप 31 मार्च तक करते थे, हमने पहले भी शो में बताया था, फिर बता देते हैं कि उसकी 30 जून अब लास्ट डेट है। मतलब 30 जून तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में गिनी जाएगी। आपकी मर्जी से इस रिटर्न फॉर्म में आपको इस बात का जिक्र भी करना है। उसके बाद अगर हम आए, इन्वेस्टमेंट हो गया, पैन आधार, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, उसकी 31 मार्च लास्ट डेट थी। अगर वो डेट आप चूक चुके हैं तो उस रिटर्न की डेट भी 30 जून आपको दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो फॉर्म 16 जिसकी इशू करने की लास्ट डेट 15 जून होती है लक्ष्मण, वो 15 जून भी अब बढ़ा के, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन था, कुछ ने आंशिक रूप से काम किया, तो वो फॉर्म 16 भी अब आप इशू कर सकते हैं 30 जून तक। आगे चलें, अगर हम थोड़ा टैक्स से हट के बात करें तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इन दो में अगर आपका अकाउंट है तो 31 मार्च तक अगर आपको कुछ मैंडेटरी डिपॉजिट कराना होता है इन अकाउंट्स में, अगर आपने वो 31 मार्च तक मिस किया है तो आपके पास 30 जून तक का समय है। और अगर इसी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि, मान लीजिए आपको एक्सटेंड कराना था, आपकी मयाद जो है वो पूरी हो चुकी है, जो टर्म पूरा हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको 30 जून तक का टाइम दिया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलें तो उसमें यह देखना है कि 15G और 15H जो आप फॉर्म फाइल करते थे कंसेशनल या नो टैक्स डिडक्शन के लिए, 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अगर 15H 15G आपका, वो अब 30 जून तक वैलिड रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोहली साहब बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बात जो मुझे लगता है कोहली साहब दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है, वो ये कि 31 मार्च के बाद जो अप्रैल मई जून का महीना है, इस दौरान जो आप निवेश कर सकते हैं उसको आप चाहें तो पिछले कारोबारी साल में भी दिखा सकते हैं या फिर नए कारोबारी साल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन किसी एक में ही आपको दिखाना होगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, कई सारी चीजें हैं, आपको इसका खास ख्याल रखना है और इस महीने में टैक्स पेयर्स बेहद सतर्क रहें। अब चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं संजय, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय पूछिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी, संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि मैंने 2006 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि पेमेंट करने पर जॉइंट नाम पे रजिस्टर करी थी मेरे वाइफ के साथ। तो बेनिफिशियल ओनर मैं ही हूँ। अब उसको मैंने फरवरी 2020 की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, पर जो बायर है उसमें टीडीएस दोनों का आधा काटा है। ये एक जन टीडीएस काटना, तो टोटल वैल्यू में आधा वैल्यू दिखा के 1% टीडीएस दोनों का काटा है। तो मेरा सवाल यह है कि टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? एक तो पेमेंट दी है मेरे जॉइंट अकाउंट वाइफ के साथ, लेकिन वो मेरा फर्स्ट नेम है तो मैं उसको टैक्स में दिखाता हूँ। दूसरा, वो अमाउंट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है, तो अगर मुझे वाइफ को हाफ मनी ट्रांसफर करना है तो फाइनेंशियल ईयर बच गया है। तीसरा, उसमें टैक्स बचाने के लिए बॉन्ड खरीदने हैं तो किसके नाम पे खरीदनी है? वाइफ के नाम पे जो मेरे नाम पे अलग अलग, कि सिर्फ मेरे नाम पे उसको टैक्स देना है? क्योंकि ओरिजिनल पेमेंट 100% मैंने करी है। देखिए संजय जी, आपकी कहीं बीच बीच में आवाज टूट रही थी, पर मुझे
जो मजमून बोलते हैं उर्दू में, और सब्जेक्ट मैटर वो समझ में आ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे करदाताओं को ये दिक्कत आती है। देखिए, आयकर का जो सेक्शन 27 है वो ये स्पष्ट रूप से बोलता है कि जिस व्यक्ति ने पूरा पैसा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगाया है वो ही डी फैक्टो ओनर कहलाएगा। मतलब यह है कि अगर आपने स्पाउस का, आपने कहा अपनी धर्मपत्नी का आपने नाम जोड़ा है, तो उनके नाम जोड़ने से वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप उनके पास कम से कम आयकर की दृष्टि से नहीं आती है। तो अब ऐसे में जब टीडीएस कट जाता है तो टीडीएस में समस्या यह आती है कि वो तो बराबर बराबर कट जाता है। तो आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो आपकी वाइफ अपनी रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कैपिटल गेन या कोई इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि वो डी फैक्टो ओनर नहीं है। दूसरा, आजकल इस समस्या को देखते हुए जो जिसने टीडीएस आपका काटा है वो अगर चाहे आपको कोऑपरेट करे, आपका सपोर्ट करे, तो वो उसमें संशोधन करके उनका जो टीडीएस का क्रेडिट है आपके टीडीएस में ला सकता है। तो ये दो आपके पास रास्ते हैं। पर सैद्धांतिक रूप से आपको संजय जी बता दें कि जिसके नाम जिसने पैसा लगाया होता है उसी का वो फ्लैट कहलाता है, उसी का वो घर कहलाता है। दूसरे का नाम जोड़ने से फ्लैट की ओनरशिप आयकर की दृष्टि से नहीं आती है। तो आप निश्चिंत रहें, वो अगर नहीं भी कर रहा है संशोधन तो आपकी पत्नी रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड ले सकती है। चलिए, अगले कॉलर दिल्ली से ही हमारे साथ हैं राकेश सक्सेना जी। राकेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपके? हाँ, नमस्कार लक्ष्मण भाई और शरद भाई। नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, मैं सीनियर सिटीजन हूँ दिल्ली से। नमस्कार जी। और हर वर्ष 1-2 महीने के लिए अपने एनआरआई बेटे के पास अमेरिका जाता हूँ, और सभी फ्लाइट का खर्चा और वहाँ रहने का वो ही कटता है। सुनने में यह है, देखिए पिछले कुछ समय से, कि फॉरेन टूर टैक्सेबल है अब। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी, और जैसे मैं ITR 2 फाइल करता हूँ तो इसे कहाँ कौन से कॉलम में दिखाना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर खर्च बेटे की जगह मैं स्वयं करूँ सारा, तो क्या टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, नया कानून आया, उसको लेके कंफ्यूजन आपके मन में है कि अगर आप 2 लाख साल का फॉरेन ट्रैवल पे खर्च करते हैं तो अब आपको आयकर विवरणी में, आयकर रिटर्न में अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर क्योंकि आपके केस में आप क्या कर रहे हैं कि आप ट्रैवल करते हैं अमेरिका बेटे से मिलने के लिए, या तो बेटा पे करता होगा या आप पे करते होंगे। तो अगर बेटा पे करता है तब तो पुत्र से पिता को गिफ्ट माना जाएगा, मतलब आपको आपका ट्रिप वो स्पॉन्सर कर रहा है, और पुत्र का तो ये मुझे लगता है ड्यूटी भी बनती है कि वो पिता का ट्रिप रीइंबर्स करे। अगर आप अपनी जेब से भी कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। रिटर्न में केवल जिक्र करना, जो नए आयकर के फॉर्म आए हैं उसमें ये सेक्शन दिया गया है कि आपने फॉरेन ट्रैवल किया है तो आप उसका मेंशन कर दीजिए। जब आप रिटर्न भरेंगे राकेश जी, तो उस समय अगर आपको कोई समस्या आती है तो टैक्स गुरु लक्ष्मण किसी ना किसी टैक्स गुरु को लेके हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमें दोबारा फोन करिएगा अगर आप भरने में कोई भी आपको समस्या आती है। पर आप फिलहाल निश्चिंत हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चिंत हो कि राकेश जी, आप जब मर्जी हो आप जाइए अपने पुत्र से मिलने के लिए, आपको कहीं कोई टैक्स की उलझन नहीं होने वाली है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं जयपुर से श्रीनिवास अग्रवाल जी। श्रीनिवास जी, बताएं। हाँ, हेलो। क्या उलझन है आपकी? तो सर, मुझे एक सवाल मेरा ये था कि मैं अभी इंडिया में एज ए फुल टाइम काम करता हूँ किसी कंपनी में, और एज ए फ्रीलांस में यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, और वो मुझे डॉलर्स में पे करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, और वो उस प्लेटफॉर्म मुझे वो INR में कन्वर्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है पेमेंट। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें टैक्सेबल इनकम कैसे होगी, मतलब कि फ्रीलांस वाली जो इनकम है उसमें कैसे टैक्सेस का पे करना होगा, या फिर वो ऑलरेडी वो जो प्लेटफॉर्म जिसमें यूज कर रहा हूँ वो ऑलरेडी उसमें टैक्स डिडक्ट करके देता है, या यूएस में टैक्स डिडक्ट करके आता है। तो इसके बारे में थोड़ा पूछना था मुझे। बड़ी अच्छी बात है, आप डॉलर में भी कमाते हैं। ये फ्रीलांस इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आप जरूर कोई ना कोई एक्सपर्टीज आपके पास होगी जिस कारण से आपको वो अमेरिकन संस्था डॉलर में देती है, तो ये आपके लिए बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आप इसका एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस इनकम में से आप खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई खर्चे हो रहे हैं इस इनकम को कमाने में, तो बेफिक्र होकर आप उन खर्चों को इसमें से क्लेम करिए, और अपनी रिटर्न में सैलरी इनकम एक जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक जाएगी। आपको आयकर विवरणी नंबर 3 ITR फॉर्म नंबर 3 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब बिजनेस इनकम भी है। तो सैलरी की इनकम अलग रहेगी, ये इनकम अलग कंप्यूट की जाएगी। अपने खर्चे जो सिर्फ याद रखिएगा वही खर्चे आप क्लेम करेंगे।
जो आपके उस फ्रीलांस इनकम को कमाने में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। बाकी कोई खर्चा, घर का खर्चा मत क्लेम कर लीजिएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप लेट फी की वजह से जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे थे तो आपको क्या मिली है राहत और क्या है आगे का रास्ता। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से एमसी शुक्ला जी। शुक्ला जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 7,70,000 रुपया का पेंशन और एरियर मिला हुआ था। उसमें 3,60,000 करंट ईयर का पेंशन था, 4,10,000 रुपया एरियर मिला था 18-19 फाइनेंशियल ईयर का। हेलो, हाँ आप पूछते जाइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, तो मुझे ये जानना था कि जो मुझे पेंशन एरियर मिला था 4,10,000 का, उसमें से 50,000 रुपया मेरी पेंशन जो 58 से 60 साल की ईपीएफओ से मिलती थी, उसको उन्होंने एडजस्ट करने के लिए पेंशन एरियर से काटने बजाय पेंशन जो कंप्यूटेशन का मिला था अमाउंट उससे काटा उन्होंने। तो ये क्या उससे कटना चाहिए या पेंशन एरिया जो मिला उससे कटना चाहिए? दूसरा 89(1) में क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? जी हाँ, देखिए शुक्ला जी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं फिगर्स को नोट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूं, पर मैं आपको सैद्धांतिक रूप से बताता हूं क्योंकि कुछ आंकड़े उसमें आपको और जुटाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम टैक्स गुरु के माध्यम से आपका पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट करके दे दे 89(1) के रिलीफ के बाद। पहली बात तो जो 89(1) का रिलीफ है उसके लिए शुक्ला जी मुझे जिस साल का आपका एरियर मिला था उस साल की भी, क्योंकि उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है कि मुझे उस साल की सारी इनकम की डिटेल्स चाहिए, मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी चाहिए होंगी। उसके अलावा आपको पता होगा 89(1) में जो रिलीफ मिलता है उसके लिए फॉर्म 10E आपको फाइल करना पड़ता है और एक 10(10A) एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत कम्यूटेड पेंशन पे एग्जेम्पशन भी मिलती है। तो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो उसके लिए तो कम्यूटेड पेंशन पूरी माफ है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/3 ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ एग्जेम्प्ट हो जाती है, मिल रही है तो 1/3 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें उसमें चाहिए। तो आपको मैंने सैद्धांतिक रूप से बता दिया। आप अगर हमें फिर फोन करके दोबारा ये डेटा इकट्ठा करके दें तो हम आपके लिए कैलकुलेट भी कर देंगे। सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए और अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। वो कारोबारी जो जीएसटी 3B फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, लेट फी बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो सरकार ने उनके लेट फी को माफ करने का फैसला लिया है। कोहली साहब, मुझे आप बताइए कि जो लोग लेट फी की वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, अब लेट फी उनका माफ हो गया है, तो अब आगे उनके पास रास्ता क्या है? आगे फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? लक्ष्मण, उनके लिए राहत ही राहत की खबर है। क्यों खबर है? क्योंकि और जो अनाउंसमेंट्स हुई 40th जीएसटी काउंसिल की जो 40वीं मीटिंग हुई, उस मीटिंग के जरिए जो वित्त मंत्री जी थी और जो बाकी सब राज्यों के वित्त मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी। पहला तो जिन लोगों की निल रिटर्न है, और ये राहत दी गई, बहुत बड़ी राहत दी गई, क्योंकि जब से जीएसटी आया था लक्ष्मण 1 जुलाई 2017 को, उससे लेके जनवरी 2020 तक, मान लीजिए किसी की निल रिटर्न है, कुछ नहीं फाइल किया, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया और वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको कुछ भी बिना पे किए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप 30 सितंबर तक उन सारी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, जो 5 करोड़ से कम के एमएसएमई जिसमें आते हैं, छोटे व्यापारी जो हैं 5 करोड़ से कम जिनकी टर्नओवर है, अगर वो नहीं फाइल कर पाए, उनके लिए एक बार रिटर्न में 500 रुपए प्रति रिटर्न कुल पेनल्टी रख दी गई कि आप एक रिटर्न की कुल 500 देंगे। जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं 1 जुलाई 2017 से जनवरी तक की लेके, आप उनको फाइल करिए। 30 सितंबर तक आप 500 रुपए कुल दे दीजिए। यही नहीं, अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर है तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल की जब लॉकडाउन था उस दौरान में अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो आप 6 जुलाई तक आपके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और 6 जुलाई से 30 सितंबर तक आप करते हैं तो 18% पैनल ब्याज लगता है, उसको घटा के 9% कर दिया गया। एक और राहत दी गई लक्ष्मण 40वीं जीएसटी की मीटिंग में, वो ये कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो लोग नहीं फाइल करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट कई दफे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उसको आप रिवोक कर सकते हैं। 12 जून से पहले अगर आपका कैंसिल हुआ है
तो आप 30 सितंबर से पहले, नॉर्मली 30 दिन का टाइम होता है, पर आपको 30 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया है। तो राहत ही राहत की खबर है लक्ष्मण, जिन लोगों को, जो लोग ये शिकायत करें कि लॉकडाउन की वजह से हम कामकाज नहीं कर पाए, रिटर्न नहीं फाइल कर, हालांकि मुझे लगता है कि कोहली साहब इस राहत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको 30 सितंबर की तारीख दी गई है, उसके भीतर भीतर आप अपने सारे काम निपटा लीजिए और फिर जब रिटर्न फाइल करने की तारीख हो तो मुस्तैदी से आप उसे फाइल कर दिया करिए। इस उम्मीदें मत रहिए कि हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे फिर सरकार आगे चलकर उसे माफ कर देगी। तो अब बिल्कुल आप अनुशासित तरीके से रिटर्न फाइलिंग करें। और जीएसटी से जुड़े सवाल हमारे पास कई सारे आ रहे हैं। जोधपुर से मोहन दास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन दास जी, क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी नमस्कार। 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 टैक्स गुरु शरद जी को मेरा नमस्कार है। ये सवाल दरअसल ये है कि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और मैंने जो है 2018 में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली थी। तो मेरा टर्नओवर तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास था। लेकिन मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से ना तो मैं बिजनेस में एक्टिव रह पाया और मैं कोई रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाया। तो क्या मेरे लिए कोई रिलीफ है? आपकी जो फरवरी, अगर आपकी पुरानी रिटर्न पेंडिंग है तो 500 रुपए प्रति रिटर्न पेनल्टी देके, कुल 500 रुपए, वरना पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है, 20 रुपए 50 रुपए पर डे तक होती है। 500 रुपए देके आप अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो रिटर्न है उसको आप 6 जुलाई तक फाइल करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। 30 सितंबर तक करेंगे तो कुल 9% देके आप फाइल कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की पहले प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ हो जाएं। और आप तो खुद ही योगा टीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के विक्रेता हैं और उसके डील करते हैं। आपको तो, आपसे तो बीमारी वैसे ही बहुत जल्दी दूर भाग जानी चाहिए। क्यों लक्ष्मण, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम लोग भी यही कामना करते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होइए और अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाइए। अगले कॉलर हमारे साथ पंचकुला से सुभाष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ एज एजेंट, ठीक है सर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, ये एज एजेंट काम करता हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है। हमें कमीशन पे करती है एज एजेंट, तो उसके ऊपर ये लोग जीएसटी काटते हैं 18%, ठीक है सर? और नेट अमाउंट हमें देते हैं उसको जीएसटी काटने के बाद। और ये अपनी रिटर्न में कहीं शो नहीं करते। जो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है वो फुल अमाउंट के ऊपर देना पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, तो इसका क्या वाया मीडिया? हमें जीएसटी भी देना पड़ता है, जीएसटी के ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, कमीशन के ऊपर भी देना पड़ता है। ये तो सुभाष जी कुछ नाइंसाफी हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो ये कहते हैं कि जीएसटी वो कमीशन एजेंट को जब देंगे तो रिवर्स चार्ज में देंगे। रिवर्स चार्ज का अर्थ है कि अगर आपको वो 100 रुपए कमीशन दे रहे हैं तो उस पर 18% अगर जीएसटी लग रहा है तो वो उनको अपनी जेब से चुका के सीधा जीएसटी को जमा करना पड़ेगा। वो आपकी इनकम से सुभाष जी कटेगा नहीं। तो आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे बड़ी हैरानी है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जनरली बहुत बड़ी होती है, हो सकता है उनको किसी ने गलत सलाह ले ली हो या किसी ने कोई भूल कर रहे हो, तो आप उनको बताइए कि साहब ये जीएसटी मेरा कटेगा नहीं, ये जीएसटी लगेगा जरूर पर आप अपनी जेब से देंगे। उसको हम जीएसटी की भाषा में रिवर्स चार्ज कहते हैं। मतलब जीएसटी आप इनवॉइस नहीं दे रहे, वो अपनी जेब से सीधा सीधा सरकार को जमा करेंगे और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बाकायदा वो लेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनको जो उलझन थी उलझन दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है तो आप कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से भिक्खू राम जैन साहब। जैन साहब पूछिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि टैक्स गुरु का और स्पेशली कोहली साहब का कि इतना अच्छा ये प्रोग्राम है कि इससे बहुत नॉलेज बढ़ती है। तो मेरा सवाल ये है साहब कि मैं एक गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ, गारमेंट का बिजनेस है मेरा। तो उसमें जो है एक्चुअली मेरा अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो मेरी जीएसटी की रिटर्न्स पेंडिंग है 1 साल से। तो पहले तो ये कि अगर हम अभी रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, और
दूसरा ये कि मेरी डीएससी भी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो डीएससी से फाइल होती है रिटर्न। तो अब डीएससी एक्सपायर हो गई है और डीएससी बनाने वाले भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या मेरी रिटर्न फाइल हो पाएगी, और होगी तो कितनी पेनल्टी रहेगी? जी भिखुराम जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कार्यक्रम पसंद आता है, हम उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, आपकी जो रिटर्न आपने कहा कि अकाउंटेंट बीमार होने की वजह से या अनुपलब्ध होने की वजह से वो आप नहीं कर पाए हैं, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर आपकी टर्नओवर है तो कुल 500 रुपए प्रति रिटर्न पेनल्टी देके पुरानी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल की है तो 6 जुलाई तक आप बिना इंटरेस्ट दिए फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप 9% देके फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आपने बहुत अहम बात बताई, और ये लक्ष्मण बहुत लोगों को समस्या आई कि जो डीएससी एक्सपायर हो गया, जिसके माध्यम से आप रिटर्न साइन करके और अपलोड करते हैं, तो उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी, ईवीसी की, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, कि आप जाइए वहां पर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी का प्रयोग करके जब तक आपके डीएससी नहीं बनता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, तब तक आप उस ओटीपी के माध्यम से आप एसएमएस आप क्लिक करके ओटीपी डालिए, और ओटीपी डालते ही आपका वो साइन मान लिया जाएगा। तो भिखुराम जी, आपके लिए अच्छा समाचार है, आप रिटर्न फाइल करिए, और आपके अकाउंटेंट ना उपलब्ध होने की वजह से भी जो समस्या है उसमें भी आपको सरकार ने राहत बाकायदा दी है। तो इस राहत का फायदा उठाइए। और फिलहाल टैक्स गुरु में कई सारे सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब हम देंगे आपको अगले शो में। इस शो में फिलहाल इतना ही। शरद कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अपने ईमेल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए। नमस्कार।